जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो है एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और आप लोगों को पता है अभी हमारा क्या चल रहा है, क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है और इसमें भी हमारे 3 चैप्टर जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोगों को पता है जैसे ही हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो है आपके लिए 3 प्रैक्टिस सेट लेके आए जाते हैं। उन तीनों चैप्टर की मिक्स क्वेश्चन जो है इन तीनों ही प्रैक्टिस सेट में होते हैं। तो आपको पता है कि हमारे 2 जो प्रैक्टिस सेट है वो कवर हो चुके हैं। आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 3rd नंबर का जो है वो आज हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 4 पे स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर पहला कौन सा था? विविधता की समझ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आज देखने को मिलेंगे। विविधता और भेदभाव चैप्टर नंबर 2, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट, इससे भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस है आप लोगों को आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, नॉन टीचिंग एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें जो है आप लोगों को पता है पॉलिटिकल साइंस आता है। मैक्सिमम जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन जो है आपके यहीं से आएंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़ें, ताकि क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही आपके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आते हैं हर एक एग्जाम में। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और स्पेशली जो सीटेट जुलाई आने वाला है एग्जाम, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बीपीएससी टीआरई 4। तो आप लोग जो है ध्यान से ये जो है कीजिएगा। ये आप सभी लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा, चाहे वो आप बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट हो, चाहे आप डीट्रिपल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एसटेट की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, पीसीएस, सुपर टेट, और जो स्टेट यूपीएससी है हमारा, और पीसीएस है, स्टेट पीसीएस। कोई भी एग्जाम आपका हो, चाहे दूसरे एग्जाम्स हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो आपके, तो सबके लिए जो है ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और ऐसी बेहतरीन वीडियोस जो है लेके आऊं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो सके। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है तो आप जो है चैनल पे जाइए, भावी शिक्षक मंच चैनल जो है वो आप सर्च करेंगे। तो उसके बाद जो है आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा। प्लेलिस्ट वाले में आपको मिल जाएगा क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है उस पर क्या मिलेंगे, उस पर आप जो है जितने भी चैप्टर्स करवा दिए जाते हैं वो सारे जो है उसमें मैं आपको डाल देती हूँ प्लेलिस्ट में, तो आपको इजिली वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव कथन बताना है कि जो पूर्वाग्रह है उसको समझने के लिए जो है कौन सा इन चारों कथनों में से जो है कौन सा सही उदाहरण है, ये आपको बताना है। पहला कथन क्या कह रहा है? लोग एक दूसरे को बराबरी समान रूप से देखते हैं। मतलब ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसको जो है इक्वल देखा जाता है। तो क्या ये हमारा पूर्वाग्रह? बिल्कुल भी नहीं। ये तो अच्छी चीज है, ये तो समानता है हमारी। लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। अब मैं किसी को नकारात्मक वे में देख रही हूँ, मैं नेगेटिव वे में देख रही हूँ, कि मैंने ये सोच लिया कि भाई ये तो ऐसा है, मतलब ये जो है ना कंजूसी होगा। मैंने ये चीज अपने दिमाग में सोच ली कि ये व्यक्ति इस कम्युनिटी से आता है, ये कंजूसी होगा। तो ये क्या है? ये मैं पूर्वाग्रह कर रही हूँ। तो इसलिए ये वाला कथन हमारा सही है, क्योंकि ये जो है पूर्वाग्रह को समझने के लिए सही उदाहरण है। लोग एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं। तो इसमें पूर्वाग्रह में जो है लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ठेस पहुंचा देते हैं, एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, दुखी कर देते हैं, ना कि उनका सम्मान करते हैं। सम्मान हम करेंगे तो वो तो अच्छी चीज है। इसमें जो है पूर्वाग्रह में क्या होती है, नेगेटिव चीजें होती है। और चौथा हमारा है, श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है कि हम ना किसी को ना हीन भाव से देखने लग जाते हैं। हम उसकी स्पेशल चीज को देख ही नहीं पाते कि उस बंदे में क्या स्पेशल है, वो हम देख ही नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? ये पूर्वाग्रह की वजह से हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो हमारा इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा? हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 और 4। तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िबद्धता का उपयुक्त उदाहरण नहीं है। गाइस यहाँ पे क्या बोला है? नहीं है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पूछना है। कहाँ पे पूछा जाता है, मतलब यानी कि वहां पे जो है सही कथन पूछा जा रहा है, कहीं पे आ गया नहीं है यानी कि वहां पे गलत कथन पूछा जा रहा है। तो ये हमारा जो है कैसा पूछा जा रहा है? नेगेटिव पूछा जा रहा है। तो जेंडर रूढ़िबद्धता से का जो है उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है।
कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। सेकंड ऑप्शन है हमारा, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहना, या फिर लड़कियों और लड़कों को क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमारा जो है इसमें उदाहरण नहीं है पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है ये रूढ़िबद्धता ही तो है। सिर्फ लड़कियों को जो है कक्षा का बोर्ड हमने सजाने के लिए बोल दिया, लड़कों को हमने बोला ही नहीं कि आप बोर्ड सजाइए, हमने उसे नहीं बोला कि बोर्ड सजाओ। भाई लड़के, हो सकता है कुछ लड़के जो है लड़कियों से भी ज्यादा टैलेंटेड हो बोर्ड सजाने में, लेकिन वहां हमारी रूढ़िबद्धता आ गई, जेंडर रूढ़िबद्धता आ गई कि लड़कियां जो है सजावट वगैरह जो है लड़कियां ज्यादा अच्छे से करती है, लड़के नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता, लड़के भी बहुत अच्छे से करते हैं, और कुछ लड़कियां जो वो और ज्यादा मैसी कर देती है और ज्यादा खराब कर देती है। तो ये चीज हमें सोचना कि दिमाग में कि लड़की है तो इसको बोर्ड सजाना अच्छा आता हो, ये लड़का है इसको बोर्ड सजाना अच्छा नहीं आता होगा। तो ये जो है हमारे क्या है, रूढ़िबद्धता का उदाहरण जो है ये है हमारा। ठीक है, तो इसलिए इस कथन को जो है मैंने गलत किया, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ये तो है। अगला हम यही वाला हम पढ़ते हैं, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। क्यों भाई, लड़कियों को क्यों नहीं कर रहे? क्या पता लड़के से ज्यादा अच्छा फुटबॉल लड़की खेल ले। ऐसा तो कुछ नहीं है कि लड़के ही फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, लड़कियां भी अच्छा खेलती है। कुछ लड़के होते हैं जो फुटबॉल अच्छा नहीं खेलते हैं, तो आपने बस उनको इसलिए बोल दिया कि वो लड़के तो फुटबॉल जो है उसके टूर्नामेंट की जो है तैयारी करेंगे। बाकी जो लड़कियां अच्छा भी खेलते तो भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जेंडर की वजह से नहीं करेगी, जेंडर रूढ़िबद्धता की वजह से नहीं करेगी। तो ये तो हमारा जो है जेंडर रूढ़िबद्धता को जो है ये क्या कर रहा है, ये तो प्रोत्साहित कर रहा है। और यहाँ पे हमारा बोला गया है कि उदाहरण नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। ये तो हमारा क्या है, इससे रिलेटेड, मतलब यानी कि जेंडर रूढ़िबद्धता से रिलेटेड ये पॉजिटिव कथन है। पहला हमारा क्या बोला गया था, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। भाई अब आप ही बताइए, हमारा ऐसा होता था ना कि क्लासरूम है तो यहाँ पे जो है हमारे डेस्क होते थे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमारी 4 रो होती थी, 4-5 रो होती है वैसे तो, 4 रो मान लीजिए हो गए। इधर लड़कों को बैठा देते थे इधर वाली साइड, और इधर जो है सारी लड़कियों को बैठा देते थे। क्यों बैठाते थे भाई? क्यों? कि क्लास में जो है डिस्टरबेंस ना हो। भाई जरूरी थोड़ी दोनों लड़कियां बैठी, ये दोनों ही गप्पे मार रही हो अच्छे से, ये दोनों लड़के बैठे ये दोनों गप्पे मार रहे हैं, तो क्या है ये दोनों? ये तो नहीं है कि लड़के लड़कियों को अलग बैठा दोगे तो अनुशासन जो है वो बना रहेगा। ये तो जेंडर रूढ़िबद्धता को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जेंडर रूढ़िबद्धता को जो है कौन सा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया था, लड़कियों और लड़कों को क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे सिर्फ लड़कों को क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, यहाँ पे लड़कियों को भी बोला गया है। यानी कि ये जो है जेंडर रूढ़िबद्धता को क्या कर रहा है, ये उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सरकार कानून बनाती है। हमें पता है कौन कानून बनाता है, सरकार हमारे लिए कानून बनाती है, देश के लिए कानून बनाती है। तो देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें ये बताना है, इस पे विचार करना है। पहला कथन क्या है, लोकतंत्र में लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र में लोग ही तो सरकार को ये शक्ति देते हैं कि आप जो हमारे लिए निर्णय लो, हमारे लिए कानून बनाओ, हम उसको फॉलो करेंगे। लोकतंत्र में तो यही होता है। इंडिया में आप देखेंगे, हमारे प्यारे भारत देश में आप देखेंगे तो हमने तो सरकार को चुना है। किसने चुना है? हमने ही चुना है सरकार को। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, भारत जो है क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो हम लोगों ने सरकार को चुना है, सरकार जो है हमारे लिए नियम कानून बनाती है। आगे पूछते हैं, आगे हम देखते हैं, और सरकार अपने द्वारा किए गए कामों के लिए जनता के लिए के प्रति जवाबदेह नहीं है। जी नहीं, ये कथन इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जवाबदेह नहीं है जनता के प्रति। भाई जब जनता ने अगर सरकार को चुना है तो जनता के प्रति तो आप जवाबदेह होंगे ना। क्यों होंगे? क्योंकि जनता ने ही आपको उस पद पे बिठाया है, तो आपको जो है जवाब देना पड़ेगा जनता को। तो ये इसलिए कथन हो गया, कथन जो है गलत हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा कथन हम देखते हैं, राजतंत्र में राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजतंत्र में क्या होता है, राजा रानी के पास जो है निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही है, इतना कथन तो सही है।
वे अपने द्वारा किए गए कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। नहीं, ये उल्टा लिख दिया। क्या उल्टा लिखा है? लोकतंत्र में लिखना चाहिए था कि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं सरकार, और राजतंत्र में लिखना चाहिए था राजा रानी जो है जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। तो उल्टा कथन यहाँ पे लिख दिया गया है। तो हमारा जो है यहाँ पे क्या पूछा गया? सही कथन पूछा गया। तो सही तो हमारा कोई भी नहीं है, ना तो हमारा एक सही है, ना तो हमारा दूसरा कथन सही है, यानी कि हमारा ना तो एक ना तो दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में धार्मिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों को पता है हमारे देश में जो है बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो धार्मिक डाइवर्सिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 3 कथन आप लोगों को दिए गए हैं और इन तीनों में से आपको क्या बताना है? सही कथन का चयन करना है। पहला कथन हमारा क्या बोला जा रहा है? संसार में 8 मुख्य धर्म है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, संसार में तो 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 के अनुयायी रहते हैं। क्या ये बात सत्य है कि भारत में उन 8 के अनुयायी रहते हैं? क्या भारत में हिंदू लोग रहते हैं? क्या भारत में मुस्लिम लोग रहते हैं? क्या भारत में जो है क्रिश्चियन जो है वो रहते हैं, यानी कि ईसा मसीह को मानने वाले लोग रहते हैं? क्या यहाँ पे जो है पारसी लोग रहते हैं? क्या यहाँ पे जो है हमारा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? क्या यहाँ पे जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? तो क्या आप ही लोग मुझे बताइए, ये लोग रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं। तो ये जो है हमारा कथन सत्य है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। तो क्या ये बात सत्य है कि भारत में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं या नहीं? बिल्कुल सत्य बात है, ये यहाँ पे रहते हैं। सिख धर्म भारत का दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय है। जी नहीं, सिख धर्म जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय नहीं है। यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे कि इस्लाम को मानने वाले जो है सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। पहले नंबर पे आप देखेंगे कौन है? वो हिंदू धर्म को मानने वाले, यानी कि सनातन धर्म को मानने वाले हैं। दूसरे नंबर पे जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो है वो है, ना कि सिख धर्म को मानने वाले लोग। सिख धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या जो है यहाँ पे कम है, और जो इस्लाम को मानने वाली जनसंख्या है वो ज्यादा है। तो हमारा जो है कथन यहाँ पे सही पूछा गया था, यानी कि 1 और 2 हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय एकता की अभिव्यक्ति के परिचायक हमारे राष्ट्रीय गान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है वो हमारी बात कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय गान मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया, ऐसा आना चाहिए था। तो आप लोग मुझे बताइए, जो हमारा जनगण मन है, जो हमारा राष्ट्रगान है भारत का, वो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बिल्कुल सही बात है, बंगाली में लिखा गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। तो हमारे जो राष्ट्रगान की अवधि है वो कितनी है? 52 सेकंड की है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन में इसे गाया गया। क्या कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन यानी कि कौन सा अधिवेशन? मुंबई अधिवेशन की ये बात कर रहा है? जी नहीं, मुंबई नहीं, कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ये हमारा गलत हो जाएगा। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911, लेकिन मुंबई नहीं, कलकत्ता अधिवेशन में। संविधान सभा ने हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में इसे 24 जनवरी 1905 को अपनाया। तो हमारे संविधान ने जो है राष्ट्रीय गान को, मतलब हमारे भारत का ये राष्ट्रीय गान होगा जनगण मन, तो इसे कब अपनाया था? क्या ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था? बिल्कुल सही बात है ये। तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सत्ता की आवश्यकता होती है। इसके दायित्वों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोला जा रहा है? सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि सरकार का काम तो है भाई अपनी जो हमारी सीमाएं हैं उनका जो सुरक्षा करे, नहीं तो हमारा भाई हमारे जो पड़ोसी है वो हम पे अटैक कर देंगे अगर सीमाओं का सुरक्षा नहीं करेंगे तो। और बाकी जो देश है उनके साथ हमारे संबंध अच्छे शांतिपूर्ण बने रहे। क्यों बने रहे? ताकि वो हमसे जो है, मतलब हमारी उनके साथ दुश्मनी होगी तो हम पे अटैक करेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा वगैरह ये सब होगा और इसमें क्या है, लोगों का नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं, देश का नुकसान होता है। तो ये कथन हमारा सही है।
यह देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाते हैं। हाँ जी, सरकार का ये कार्य है कि सरकार जो है सारे देश के जो नागरिक हैं उनको अच्छा खाना दे, उनको जो है अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे, सारा खाना उनको मतलब यानी कि पर्याप्त खाना उन्हें मिलना चाहिए। जितना जरूरी है जीवन जीने के लिए उतना तो कम से कम उनको खाना मिलना चाहिए। कथन बिल्कुल सही है। प्राकृतिक आपदा के समय सरकार ही पीड़ितों की सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है, सरकार ही तो पीड़ितों की सहायता करती है। जहां पे आप देखेंगे भूकंप आ गया या फिर सुनामी आ गई तो वहां पे जो है खाना पहुंचाना या दवाइयां पहुंचाना, ये सब कार्य कौन करती है? जो वहां के पीड़ित है उनको जो है सहायता कौन पहुंचाती है? सरकार पहुंचाती है। न्याय के लिए लोग जो है न्यायालय जाते हैं, सही बात है। ये सरकार का अंग नहीं है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे जो है ये जो है सरकार का अंग होता है, ना कि नहीं। तो ये आपका नेक्स्ट पे आना चाहिए था। उपयुक्त कथनों में से जो है सही कथन कौन से है ये आपको बताना है। तो हमारा 1, 2 और 3 जो है कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लद्दाख के व्यापारिक और धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे जो है हमें नेगेटिव कथन बताना है। तो पहला कथन हमारा क्या है? यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले तिब्बत पहुंचते हैं। कहां से? लद्दाख। लद्दाख से जो है मध्य एशिया के सहारे जो है लोग कहाँ पहुंचते हैं? तिब्बत पहुंचते हैं। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, लद्दाख के रास्ते ही जैन धर्म तिब्बत पहुंचा। जी नहीं। कौन सा धर्म तिब्बत पहुंचा था? बौद्ध धर्म। तो ये वाला कथन हमारा असत्य हो गया। अगला है, 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से जो है परिचय हुआ था। क्या इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल गलत कथन है ये हमारा। इस्लाम धर्म तो बहुत लेट आया था यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पे जो है मुस्लिम लोग और बौद्ध लोग जो है मिलके जो है इसको गाते हैं और जो है नाटक वगैरह खेलते हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 4 किसमें है? असत्य बोला गया था, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असत्य की बात हुई थी गाइस, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आमतौर पर लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। बिल्कुल, हमसे कोई अलग दिख रहा है तो हम उनके लिए ना खास तरह की जो है अपने दिमाग में क्या बना लेंगे, कोई राय बना लेंगे कि ये इस टाइप का व्यक्ति होगा। तो इस खास तरह की राय के पीछे प्रचलित धारणाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों की बात हम पढ़ते पहले। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ये बात बिल्कुल सही है। ज्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है। जी नहीं, नकारात्मक होती है, ना कि सकारात्मक। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ये बात भी हमारी सही है। पूर्वाग्रह क्या हो गया हमारा? पूर्वाग्रह वो हो गया जैसे कि मैंने ना पहले से एक बंदे के लिए एक राय बना ली कि ये बंदा जो है बहुत ही ज्यादा खराब है, किसी वजह से मैंने ये राय अपने दिमाग में पहले से बैठा ली है और इसको मैंने बिल्कुल दिमाग में बैठा ही लिया है। अब मैं कुछ सोचूंगी न्यूज के अलावा। तो ये क्या है? ये पूर्वाग्रह है। और वहीं हम देखेंगे रूढ़िबद्ध धारणा। तो हम जो है कोई समाज के लिए या फिर कोई जैसे कम्युनिटी से बिलोंग करता है कोई व्यक्ति, तो उससे रिलेटेड जो है हम अपने दिमाग में क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड जो है ना एक छवि को बांध देंगे और हमने पक्की धारणा बना ली, भाई ये तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जरूरी थोड़ी भाई अच्छा भी हो सकता है। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा होती है। तो ये हमारा 1 और 3 जो है वो सही है। यहाँ पे असत्य पूछा था, यहाँ पे नेगेटिव कथन पूछा गया। नेगेटिव कथन तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको सत्य कथन बताना है। पहला कथन क्या है? जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नता और समानताएं पाई जाती है हो। सेकंड कथन है, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म एवं संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो। विविध समाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नता मिलती है, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं पाई जाती है। तो समानता वाली चीज तो नहीं होगी।
और ये विभिन्नताएं, संस्कृति सत्ता में विभिन्नताएं का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और यहाँ भाषा, धर्म, संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं, असमानताएं तो हमारा क्या हो गया, भेदभाव का कारण बन जाती है असमानताएं। यहाँ पे विविधता तो अच्छी चीज होती है। भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सरकार बहुत सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, इसलिए ये विभिन्न स्तरों को विभक्त होकर कार्यरत होती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें यहाँ पे सही कथन बताना है सरकार से रिलेटेड। तो पहला कथन है हमारा, भारत में सरकार के 3 स्तर है। पहला स्तर क्या है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। क्या ये बात सही है? हमारे इंडिया में जो है वो 3 स्तर है सरकार के, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। बिल्कुल सही बात है ये। हमारे यहाँ पे जो है 3 स्तर है, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। जैसे यहाँ पे स्थानीय रूप में मोदी जी हो गए, राज्य रूप में आप किसी का भी नाम देख लीजिए, कोई भी सीएम देख लेंगे आप, और जो हम स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे मोदी जी हो जाएंगे। राज्य स्तर पे जो है कोई भी सीएम हो जाएगा। आप मान लीजिए दिल्ली का कोई सीएम बन गया, कोई नया सीएम बन गया। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि केजरीवाल ही, आप पंजाब का देख ले, पंजाब में कौन है, आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी का जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, राज्य स्तर का हो जाएगा। और वहीं हमें राष्ट्रीय स्तर पे हमारा कौन है, बीजेपी है अभी। और स्थानीय स्तर जो पंचायत वगैरह होती है वो हमारे स्थानीय स्तर में आ जाते हैं। सेकंड कथन है, स्थानीय स्तर की सरकार का मतलब गांव, शहर, मोहल्ले से है। बिल्कुल सही बात है। जो स्थानीय स्तर है, जो लोकल वाला जो हो गया ना, जैसे गांव के छोटे छोटे जो चीजें हो गई, गांव हो गए, शहर हो गए, मोहल्ले। अब राज्य स्तर पे पूरा राज्य आ रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पे सिर्फ गांव, शहर, मोहल्ले, ये जो है हमारे स्थानीय स्तर पे आते हैं। और राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य को ध्यान में रखिए, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है। अब मोदी जी का संबंध किससे है, पूरे देश से है। क्यों? क्योंकि वो जो है राष्ट्रीय स्तर की सरकार बनी हुई है ना, इस वजह से। तो हमारा जो है ये वाला कथन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया था, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन हमारे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के मसाला उद्यान के रूप में प्रसिद्ध केरल राज्य के बारे में कौन सा कथन जो है वो हमारा सत्य है, ये हमें बताना है। पहला कथन हमारा बोला गया है, केरल भारत के दक्षिणी पूर्वी कोने में बसा हुआ है। आप ही मुझे बताइए, जो केरल है वो कहाँ पे बसा हुआ है? केरल तो हमारा यहाँ पे है, आपको पता है केरल हमारे यहाँ पे है। तो आप मुझे बताइए, दक्षिण में तो बसा हुआ है हमारा केरल, लेकिन ये पूर्व में है कि पश्चिम में है? हमारा आपको दिशाएं पता नहीं, ये 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। तो ये हमारा किधर है, वेस्ट वाली साइड है, यानी कि पश्चिम वाली साइड है। तो दक्षिण पश्चिम हिस्से में बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है गलत हो गया। तो हमारा कौन सा कथन गलत यहाँ पे हो जाएगा, रॉन्ग। ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया और ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यह एक तरफ से समुद्र से, दूसरी तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमारा अरब सागर और यहाँ पे पहाड़ी है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ की विंध्याचल पहाड़ियां पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ये कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे विंध्याचल पहाड़ियां नहीं है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ना कि जो है हमारी विंध्याचल पहाड़ी। जो हमारा पश्चिमी घाट है वहां पे ये काली मिर्च, आपको लौंग, इलायची सब उगाए जाते हैं। ये कथन हमारा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के शीत मरुस्थल प्रांत लद्दाख, क्यों शीत मरुस्थल बोला जाए? क्योंकि यहाँ का जो रेगिस्तान जो हम बोलते हैं ना, रेगिस्तान से हमारे माइंड में क्या आता है, तो वही बालू वगैरह, गरम गरम ये सब नहीं जी। यहाँ पे जो ठंडा रेगिस्तान है से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पश्चिम में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ऊपर वाले हिस्सा में बता रही हूँ, ये हो गया। आप मुझे बताइए, यहाँ पे हमारा लद्दाख है और इधर वाली साइड हमारा कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। अब आप मुझे बताइए, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, तो ये हमारा जो जम्मू कश्मीर के पश्चिम में है कि पूरब में है? ये तो भाई पूरब में पड़ रहा है, ना कि पश्चिम में। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। यहाँ पे हमें सही कथन का चयन करना है। सेकंड कथन हमारा बोल रहा है, इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और ये वर्ष के
काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। ये बात तो हमारी बिल्कुल सही है। यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है, बहुत हद से ज्यादा कम, होती ही नहीं है लगभग। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, वर्ष के काफी लंबे समय तक जो है ये बर्फ से ढका ही रहता है। तो ये कथन तो हमारा सत्य है। तीसरा कथन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है एक खास किस्म की जो है बकरी होती है, जिससे जो है हमें कौन सा ऊन मिलता है, पश्मीना ऊन मिलता है, और इससे जो है पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ये पता है, पश्मीना ऊन जो है ना, लद्दाख वाले जो होते हैं ना, लद्दाख के जो वहाँ पे लोग होंगे, वो जो है बकरी से उतार लेते हैं और उसके बाद उस ऊन को जो जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी होते हैं उनको बेच देते हैं, और फिर जम्मू कश्मीर में क्या बनाई जाती है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा महंगी और गर्म होती है। तो हमारा ये वाला कथन बिल्कुल सत्य है। कॉन्सेप्ट वीडियो में आप देखेंगे मैंने बकरी की फोटो भी लगाई हुई है, उसमें शॉल की फोटो भी लगाई हुई है। तो आप लोग जो कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिए, ताकि जो है आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चंस तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो सही ही होंगे, गलत कैसे हो जाएंगे फिर। तो हमारा जो है 1 और 3 हमारा 2 और 3 जो है वो सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, केरल के व्यापारिक और धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे हमें असत्य कथन बतानी है। सबसे पहले अरबी और फारसी व्यापारी केरल आए। सेकंड ऑप्शन है हमारा, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ पे आए। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है। ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा जब यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। हमारा लास्ट ऑप्शन है, चीन के व्यापारी भी केरल आए, इसलिए यहाँ बहुत सी वस्तुओं के नाम के प्रारंभ में चीना शब्द लगा होता है। आपको पता है चीना चट्टी, चीना वल्ला, ये हमें मिलता है कहाँ से, केरल से मिलता है। तो यहाँ पे चीन के व्यापारी आए होंगे, तभी तो हमारा ये चीना शब्द मिल रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है वाला कथन। तो हमारा असत्य बताना है। वास्को डी गामा जो है यहाँ पे आया था 1498 में, और जो है उन्होंने जो है जब ये आया तो पुर्तगालियों ने, यानी कि पूरे यूरोप ने जो है वो क्या किया, जो है भारत तक का समुद्री रास्ता जो है वो जाना था। इब्न बतूता ने यहाँ पे अपने वितरांत में मुसलमानों के बारे में लिखा है कि यहाँ पे जो है मुसलमानों की बहुत ज्यादा इज्जत थी केरल वाले राज्य में। ये बात भी हमारी सत्य है। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, इनकी मैंने फोटो लगाई हुई है, आप कॉन्सेप्ट वीडियो में देखिएगा। संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे, ये कथन भी हमारा सत्य है। सबसे पहले अरबी एवं फारसी व्यापारी जो है केरल आए, जी नहीं, सबसे पहले अरबी और फारसी नहीं आए थे। ये तो हमारा कथन बिल्कुल असत्य है, यानी कि हमें यहाँ पे असत्य ही कथन बताना था। यहाँ पे पहले कौन आए थे, यहूदी और रोमन लोग आए थे। तो हमारा जो है ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समाज में भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भारत में भी हाशिए पर रहे कुछ समुदायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है यहाँ पे पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है बहुत ज्यादा हमारा आधार बनी है भेदभाव का हमारे भारत देश में। तो अभी हमें यहाँ पे कथन दे रखे हैं 3 कथन, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन जो है वो इससे रिलेशन में, मतलब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है हमारा असत्य है, यानी कि हमारा गलत कथन हमें यहाँ पे बताना है। पहला कथन क्या है हमारा, दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ दबा कर रखा गया या कुचला गया है। तो हमारा ये बात सही है या नहीं, ये बात हमारी सत्य है कि यहाँ पे जो है दलित शब्द का अर्थ क्या बताया गया है, हमारे एनसीईआरटी में ये बताया गया है दलित शब्द का अर्थ होता है कुचला गया और दबाकर। और यहाँ पे जो नीची जाति के लोग हैं वो जो है इस शब्द का प्रयोग करते हैं दलित शब्द का, ये हमारे एनसीईआरटी में बताया हुआ है। सेकंड कथन है हमारा, भारत में मौजूद जनजातीय लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये बात भी हमारी सत्य है। जो जनजाति लोग हैं तो उनको जो है विविधता तो देखनी पड़ती है कि एक तो डाइवर्सिटी, एक तो बिल्कुल मतलब अलग अलग आपको दिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे उनको साथ जो है असमानता की जाती है, उनके साथ जो है ये माना जाता है कि हमसे बिल्कुल अलग है, हम हमारे मतलब ये हमें हमारे समान नहीं है, ये हमसे नीचे है, इस तरीके का ये माना जाता है, इनकी संस्कृति हमसे नीचे है, ये हमारा माना जाता है भारत में। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा है, सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। क्या सरकार जो है दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति यानी कि जो है
एससी के वर्ग में रखती है। जो सरकार है वो दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति का अर्थ होता है एसटी। तो जो हमारे सरकार है वो दलितों को एसटी के वर्ग में रखती है? जी नहीं, एसटी को तो हमारे जनजाति जो लोग हो गए उनको रखा जाता है एसटी में, और एससी में रखा जाता है दलितों को, यानी कि जो अनुसूचित जाति में अनुसूचित जाति, ये क्या हो गया? ये हो गया एससी, और अनुसूचित जनजाति हो गया अनुसूचित जनजाति, ये हमारा हो जाता है एसटी। जनजाति आ रहा है, एसटी के लिए यूज होगा, जाति शब्द जो है वो दलित के लिए यूज होगा। तो ये कथन हमारा असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता कौन है? प्रख्यात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जो 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड यहाँ पे जो है 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन जो है इससे रिलेटेड में सही है, यानी कि पॉजिटिव है। उनका जन्म भील जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। क्या इनका जन्म भील जाति में हुआ था? आपने कोरेगांव वाली कहानी पढ़ी थी, तो वहां पे हमें बताया गया था ना, महाराष्ट्र की एक जाति थी जिसे अछूत माना जाता था। कौन सी? महार जाति से रिलेटेड थे, ना कि भील जाति से। कौन सी जाति से रिलेटेड थी? महार। तो ये हमारा कथन गलत हो गया। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था। ये बात तो हमारे बिल्कुल सत्य है कि जो बी.आर. अम्बेडकर थे उन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया था, कालाराम मंदिर सत्याग्रह। इसमें जो है क्या होता था कि दलित जो थे वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ये जो है इसके अगेंस्ट में जो है ये आंदोलन चलाया था 2 मार्च 1930 में। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,80,000 साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये बात सत्य है, इन्होंने अपने लास्ट टाइम पे जो है वो क्या किया था? हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इनका मानना था कि जो हिंदू धर्म में जो है बहुत ज्यादा क्या है, हमारी जो है बहुत ज्यादा डिवाइड है जाति वगैरह में, और जो है बौद्ध धर्म वो सबको एक समान मानते हैं, इनका ये मानना था। तो इन्होंने लास्ट में जो है ये चीज की थी, कुछ मतलब डेथ से कुछ टाइम पहले की ही बात है ये। तो हमारा जो है 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे अपने स्कोर बताइएगा कि आप लोगों ने 15 में से कितने स्कोर सही किए, यानी कि आंसर जो है आपके करेक्ट हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने स्कोर बताइएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए होंगे अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो देखी होगी। तो कॉन्सेप्ट वीडियो आप प्लीज अच्छे से देखिए, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा उम्दा हो, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है ना अच्छी हो सके। आपका कोई भी एग्जाम जो है ना वो मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन की वजह से जो है फेल हो। नहीं, आपके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सही होंगे अगर आप ये एनसीईआरटी सीरीज जो है बहुत अच्छे से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद जो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ वो अच्छे से कर लेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट ना और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, आपको और ज्यादा चीजें जो है याद होती जाएगी। तो प्लीज गाइज अच्छे से कीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, या आपको रील्स जो मैं डालती हूँ यानी कि शॉर्ट वीडियो डालती हूँ वो अच्छी लग रही हो, या प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं भी आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियो लाती रहा करूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हम चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट